हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और हम लोग हमारे चैनल पर सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, जो आप लोगों के एग्ज़ाम दिसंबर में होने वाला है। और उस दौरान मैं आप लोगों के साथ में हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चंस डिस्कस कर रही हूँ। हिंदी पेडागोजी की इससे पहले 7 क्लासेस मैं आप लोगों के साथ में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। आज की हमारी ये क्लास 8th है। इस क्लास की जो भी ये पीडीएफ है, इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैं इसको आंसर सहित, यानी कि इसके जो भी आंसर्स है उसको भी साथ में इंक्लूड करते हुए मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर इसको डाल दूंगी। वहां पर जाकर आप लोग इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और ज़्यादा आप उसको अच्छे से देख सकते हैं। उसके अलावा आप लोग जो है वो इसका जो टेलीग्राम ग्रुप का जो चैनल का जो लिंक है वो आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से जाकर चेकआउट करिएगा, डायरेक्ट सर्च नहीं करिएगा। राइट, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे पहले क्या महत्वपूर्ण होता है। यानी कि कोई भी लैंग्वेज है उस पर हम लोगों को बहुत अच्छी हम लोगों को वो लैंग्वेज करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, शब्दों के अर्थ को जानेंगे, उस भाषा की वाक्य संरचना को जानेंगे, भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करेंगे और भाषा की व्याकरण को जानेंगे। भाई कोई भी भाषा होती है उस पर अधिकार प्राप्त करने का मतलब यही है। कैसे हम उसके उस पर अधिकार प्राप्त करेंगे, तो उस पर अधिकार प्रयोग करके। मान लीजिए हम लोगों को हिंदी सीखनी है, तो हिंदी सीखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हम हिंदी बोलेंगे तो हम सीख जाएंगे। मान लीजिए हम लोगों को इंग्लिश सीखनी है, तो जैसे जैसे हम उस लैंग्वेज का यूज़ करेंगे, तो उस लैंग्वेज को यूज़ करने पर से ही हमारी वो जो लैंग्वेज है वो डेवलप हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी विल बी राइट आंसर। 107 नंबर क्वेश्चन है, समावेशी कक्षा में बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने में भाषा शिक्षक के रूप में आपकी क्या जिम्मेदारी नहीं है। क्या जिम्मेदारी नहीं है, बच्चों की भाषा संबंधी क्षमताओं की पहचान करना। बात तो बिल्कुल ठीक है, भाई हम लोगों से नहीं पूछा है कि टीचर की जिम्मेदारी क्या नहीं है, तो क्षमताओं का पहचान तो करेंगे। बच्चों को विभिन्न प्रकार की श्रव्य सामग्री उपलब्ध करवाना, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। बच्चों का आकलन करते समय बहुत ज्यादा उदार बन जाना। उदार बनने का मतलब है कि बच्चों के साथ में बहुत जो है वो पोलाइटली जो है वो बिहेवियर करना, बच्चों का आकलन करते समय उनकी हेल्प करना, एक तरीके से उनको चीटिंग करवाना। चौथा ऑप्शन है, विभिन्न आवश्यकताओं के वाले बच्चों के लिए उपलब्ध संसाधनों की खोज करना। भाई ये बात भी बिल्कुल ठीक है। तो समावेशी कक्षा में कौन सी एक बात ठीक नहीं है कि बच्चों का आकलन करते समय बहुत ज्यादा उदार बनना। उदार बनने का मतलब है ऐसे बच्चे जो डिसेबल्ड है, जिनको जो विभिन्न आवश्यकताओं वाले बच्चे हैं, उनको उनकी तो हम हेल्प करते ही हैं, लेकिन अदर बच्चों के लिए भी हम हेल्प कर रहे हैं, तो वो बात गलत हो जाती है। बच्चों का आकलन करते समय हमें उदारता नहीं दिखानी है, क्लासरूम में दिखा सकते हैं। पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में डैश पठन को प्रोत्साहित किया जाने की आवश्यकता है। यानी कि पढ़ने के लिए किस तरीके का पठन हम लोगों को आना चाहिए। पहला आता है व्यक्तिक, दूसरा आता है सस्वर, तीसरा आता है मौन और चौथा आता है सामूहिक। तो पढ़ने का जो संस्कृति है उसके विकास के क्रम में कौन से पठन को प्रोत्साहित करना होता है, तो वो होता है व्यक्तिक पठन। तो 108 का हो जाएगा ए विल बी राइट आंसर। 109 नंबर क्वेश्चन है, भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष क्या है। यानी लैंग्वेज, यानी कि हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, जो भी हमारी बुक होती है, संस्कृत जो लैंग्वेज वाली बुक्स होती है, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होते हैं कि इंप्रेसिव डायग्राम, आकर्षक चित्र होने चाहिए, पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन होना चाहिए, अभ्यासों की बहुलता होनी चाहिए, यानी बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस होनी चाहिए, या पेपर अच्छा होना चाहिए बुक का। तो भाई जो बुक होती है, पाठ्य पुस्तक होती है, उस पाठ्य पुस्तक का मेन जो है वो मेन जो उसका जो रीजन होता है बुक को बनाने का, वो क्या होता है कि पाठ जो है वो अच्छे हो। भाई अगर चित्र अच्छे हैं, अभ्यास बहुत सारे, क्वेश्चंस बहुत सारे, पेपर भी बहुत अच्छा है, लेकिन वो जो चैप्टर है वो ही अच्छा नहीं है, तो क्या कोई मतलब है क्या बुक का? नहीं। तो हम लोगों को पाठ्य पुस्तक को पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष क्या होना चाहिए कि पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन होना चाहिए। तो यहाँ पर 109 का हो जाएगा बी विल बी राइट आंसर। 110 नंबर क्वेश्चन है, समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा गतिविधियों के आयोजन पर बल देती है, बच्चों के भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है, बाल साहित्य को पढ़कर सुनाने पर बल देती है, और सभी भाषाओं के सीखने पर बल देती है। भाई समग्र भाषा पद्धति जो होती है वो किस पर जोर देती है? समग्र भाषा पद्धति ये बोलती है कि सभी भाषाओं को सीख लो। भाई सभी भाषाओं को सीखना कोई पॉसिबल भी नहीं है, सभी भाषाओं को तो नहीं सीखा जा सकता। बाल साहित्य को केवल पढ़ लो और सुना दो, इस पर भी फोकस नहीं करेंगे। बहुत सारी एक्टिविटी कराओ, नहीं। भाई लैंग्वेज है तो लैंग्वेज में क्या होंगे कि भाई बच्चों के भाषाई विकास की स्पष्ट समझ के, बच्चे लैंग्वेज सीख तो रहे हैं लेकिन वो उस लैंग्वेज को बोलने के बाद में क्या उसको समझ भी रहे हैं, ये चीजें इंपॉर्टेंट होती है। तो 10th का हो जाएगा बी विल बी राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन है, विद्यालय के बाहर का जीवन और वहां प्राप्त ज्ञान और अनुभव भाषा सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देती है। भाई विद्यालय का जो बाहरी जीवन होता है, आस पड़ोस, पियर्स, उसके फ्रेंड, रिश्तेदार, परिवार, विद्यालय के बाहर जो भी एक्टिविटी, मीडिया, मार्केट, जो भी वहां पर जो भी ज्ञान और जो भी अनुभव प्राप्त होता है, क्या वो भाषा को सीखने के लिए प्रेरणा देता है? क्यों देता है? देता तो है, लेकिन क्यों? मानक वर्तनी का सम्यक ज्ञान मिलता है। भाई ये जो मानक वर्ड है ना, ये अपने आप में गलत है, तो इसको तो पहले ही हटा लो आप लोग। फिर आता है लेखन की विभिन्न शैलियों का परिचय मिलता है। भाई बात भाषा बोलने की हो रही है, तो लिखने की बात कहाँ से आ गई? नहीं। चौथा है, तीसरा है समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है, बात तो ठीक लग रही है। चौथा है इससे व्याकरणिक नियमों की, भाई भाषा बोलने से हम अपने आस पड़ोस के लोगों के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने मार्केट में जाकर अगर हम कोई लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो क्या हम वहां पर व्याकरण के नियम के लगाएंगे? व्याकरण के नियम की जानकारी मिलेगी हम लोगों को? नहीं। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन बोला है कि विद्यालय के बाहर का जीवन जो होता है वो हम पर क्या इम्पैक्ट डालता है? भाई विद्यालय के बाहर का जीवन हम लोगों को एक लैंग्वेज रिच एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाता है। तो यहाँ पर 111 का हो जाएगा, सी विल बी राइट आंसर। अगला आता है, पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आमतौर पर बच्चे, यानी फर्स्ट क्लास में जब बच्चे एडमिशन लेते हैं, तो बच्चे कैसे होते हैं? पठन लेखन में दक्ष होते हैं। भाई पढ़ने में भी एक्सपर्ट है और लिखने में भी एक्सपर्ट, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि अभी तो बच्चे ने एडमिशन लिया है। स्व अभिव्यक्ति जानते हैं, भाषा के व्याकरण नियम, भाई बच्चे ने भी एडमिशन लिया है, उसको कैसे नियम आएंगे? ये तो नहीं होगा। फिर आता है तुतलाकर बोलते हैं। भाई बात तो ये भी ठीक लग रही है कि भाई पहली कक्षा में आने वाला बच्चा तो तुतलाकर भी बोलता है और बच्चा स्व अभिव्यक्ति भी जानता है, लेकिन ये ऑप्शन थोड़ा सा ठीक नहीं है कि बच्चे तुतलाकर बोलते हैं, क्योंकि हम लोगों को लैंग्वेज के रिगार्डिंग आंसर बताना है। तो पहली कक्षा में पढ़ने वाला बच्चा क्या होता है? वह स्व अभिव्यक्ति जानता है, उसको पता है कि मुझे प्यास लगी है, तो वो अपने टीचर को बोल सकता है कि मुझे प्यास लगी है। उसको अगर वॉशरूम जाना है तो वो बोल सकता है। उसको अगर भूख लगी है, उसको कोई परेशानी है, दिक्कत है, उसको कोई अच्छी बात है, जो भी उसको बतानी है, तो वो अपने टीचर के साथ में आराम से शेयर कर सकता है। वो अपनी अभिव्यक्ति करना जानता है। तो 112 का हो जाएगा, बी विल बी राइट आंसर। अगला आता है 113 नंबर, सुरभि अक्षर ड वाले शब्दों को गलत तरीके से उच्चारित करती है, यानी कि कोई भी वर्ड जिसमें ड आ रहा है, जैसे बाड़मेर हो गया, डिंपल हो गया, इस तरीके के वर्ड, तो वो गलत तरीके से उच्चारित करती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? उसके ड वाले शब्दों की सूची पढ़ने और लिखकर अभ्यास करने के लिए, भाई ड वाले शब्दों की जो सूची है उसको पढ़ने और लिखने के लिए, उसको बोले कि तू प्रैक्टिस कर, तो तेरी लैंग्वेज अच्छी हो जाएगी। भाई ये तो कोई अच्छा ऑप्शन पढ़ने में भी नहीं लग रहा है। ड वाले शब्दों को उसके पीछे पीछे दोहराने के लिए कहेंगे। भाई पीछे पीछे दोहराने से उसको ड वाले अक्षर कैसे आएंगे? नहीं। सहजता के साथ में अपनी बात रखने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। ये ऑप्शन थोड़ा थोड़ा ठीक लग रहा है। फिर भी चौथा देखते हैं, उसे ड वाले शब्दों की सूची पढ़कर और बोलकर अभ्यास। भाई यहाँ पर तो यही है कि रिपीट करने के लिए देंगे, पढ़कर बोलकर हर बात बताएंगे। बल्कि यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन क्या है कि सुरभि क्या कर रही है? वो ड वाले अक्षर शब्द जो है उसको गलत तरीके से उच्चारित करती है। तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे? उसको जो है वो सहजता के साथ में बोलेंगे कि अगर आपको कोई बात करनी है तो आप घबराइए मत, आप आराम से अपनी बात को बोलिए। जब वो बच्ची आराम से अपनी बात को बोलेगी तो उसको ड वाले शब्द उसके गड़बड़ में नहीं होंगे। तो 113 का हो जाएगा, सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114, प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण। प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन करना है। पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से क्या करेंगे? विराम चिन्हों का ज्ञान करेंगे, पढ़ने में प्रवाह, अर्थ का निर्माण या वर्णों की पहचान। भाई पढ़ने की क्षमता का आकलन करना है तो यहाँ पे विराम चिन्हों का ज्ञान और वर्णों की पहचान, ये तो कोई बेस्ट नहीं है, दोनों बेस्ट है। पढ़ने में भी प्रवाह और अर्थ का निर्माण। लेकिन अगर हम लोग देखें कि क्वेश्चन में क्या पूछा है कि पढ़ने की क्षमता का आकलन करना है, तो पढ़ने में प्रवाह होना चाहिए ना कि बच्चे की स्पीड कैसी है, बच्चा किस लहजे से बोलता है, बच्चे का तरीका क्या है चैप्टर को पढ़ने का। तो यहाँ पर 14 का हो जाएगा, बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में 15 नंबर, भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य क्या है? बच्चों को कल्पना शक्ति का विकास करना, बच्चों में सुनकर दोहराने की आदत का विकास करना, बच्चों के अनुशासन में रखना या बच्चों का मनोरंजन करना। भाई मनोरंजन करना या बच्चे को अनुशासन में रखना और सुनकर दोहराना, ये कोई अच्छे ऑप्शन नहीं होते हैं, क्योंकि मनोरंजन करने का कोई और साधन भी हो सकता है। केवल कहानी सुनाकर हम बच्चे का मनोरंजन क्यों करेंगे? और बच्चा विद्यालय में पढ़ने आता है, ना कि मनोरंजन करना है। अनुशासन तो रखने के और भी रीजंस हो सकते हैं, और कहानी सुनने से जरूरी नहीं है कि बच्चा अनुशासन में रहेगा। और सुनकर दोहरा रहे हैं जब बच्चे, तो ये तो कोई मूल उद्देश्य नहीं होगा, बल्कि कहानी सुनने से बच्चे में क्या होगी? उसमें कल्पना शक्ति का विकास होगा और बच्चे का दिमाग जो है वो एक अलग डायरेक्शन में दौड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं, जैसे अपनी डैश, अपने अनुभव, दुनिया को देखने का अपना दृष्टिकोण आदि। यानी कि प्राथमिक कक्षा यानी कि जो प्राइमरी के जो बच्चे होते हैं, प्री प्राइमरी के जो बच्चे होते हैं, जब वो विद्यालय आते हैं तो बहुत कुछ लेकर आते हैं। क्या लेकर आते हैं? वो जो लेकर आते हैं, इससे वो अपनी जो अनुभव की दुनिया होती है उसको देखते हैं और अपनी जो बातें होती हैं, अपने जो अनुभव होते हैं उसको अन्य लोगों के साथ में शेयर करते हैं। तो प्राथमिक स्तर के जो बच्चे होते हैं वो क्या लेकर आते हैं? समस्याएँ, भाषा, पाठ्यपुस्तकें या कमियाँ? भाई कमियाँ तो बच्चे लाएँगे नहीं, ना ही बच्चे पाठ्यपुस्तक लाएँगे, ना ही बच्चे समस्याएँ लाएँगे। बच्चे क्या लाते हैं? बच्चे अपनी भाषा लेकर आते हैं विद्यालय में। भाषा लाते हैं और यहाँ से कुछ नया सीख के जाते हैं। तो लेकर क्या आते हैं बच्चे विद्यालय में? भाषा। 117 नंबर क्वेश्चन है, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ यह नहीं है। मतलब मौखिक अभिव्यक्ति यानी बोलने में बच्चे को एक्सपर्ट बनाना है। इसके 3 रीज़न सही है और एक कौन-सा है जो गलत है, क्योंकि नहीं पूछा है। तो एक नहीं होगा, बाकी तीनों होंगे। वाद-विवाद में बेझिझक होकर बोलना, बात तो बिल्कुल ठीक रही है। कहानी सुनकर शब्दशः दोहराना, अपनी कल्पनाओं की मौखिक अभिव्यक्ति, ये भी बात ठीक है। भई मौखिकता की बात हो रही है ना, तो जो बोल-बोल के करेगा, बच्चा खुद अपनी अभिव्यक्ति करेगा। बातचीत में सक्रिय भागीदारी का निर्वाह करना, ये बात भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अपनी कल्पनाओं की मौखिक यहाँ पर आप लोगों के सी ठीक हो जाएगा। फर्स्ट, सी और 4 ये ठीक है। कहानी सुनकर शब्द सह दोहराना, तो बच्चा मौखिक अभिव्यक्ति नहीं कर रहा है, बल्कि बच्चा जो है वो रिकॉल कर रहा है, रिसाइट कर रहा है। तो 117 का हो जाएगा, बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 118 नंबर। भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि, भाषा की कक्षा में क्या जरूरी है? भाषा शिक्षक भाषा का पूर्ण ज्ञाता हो। भाई जरूरी नहीं है कि भाषा का जो शिक्षक है वो भाषा का पूर्णतः ज्ञाता होगा, उसको सब कुछ आ रहा है लैंग्वेज में, नहीं। भाषा शिक्षक बच्चों के उच्चारणगत शुद्धता पर विशेष ध्यान दे। भाई बच्चे के उच्चारण पर विशेष ध्यान दे, ये बात तो ठीक लग रही है। भाषा शिक्षक बच्चों की वर्तनी को बहुत कठोरता से ले, कि बच्चे का प्रोनाउंसिएशन कैसा है, उसकी जो है वो स्पेलिंग्स कैसी हो रही है, इस पर कठोरता से ध्यान दे। कठोरता से किसी भी चीज पर ध्यान नहीं देना है। फिर आता है स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी हो। तो भाषा की कक्षा में क्या जरूरी है? भाषा की कक्षा में सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि जो लैंग्वेज का जो टीचर है उसकी खुद की भाषा जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो 18 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा, डी विल बी राइट आंसर। 119 नंबर क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमता का विकास करने का क्या अर्थ है? प्राथमिक स्तर यानी कि प्री प्राइमरी और प्राइमरी क्लासेस के बच्चे हैं, इनमें लैंग्वेज की क्षमता का विकास करना है, तो हम क्या करेंगे? भाषिक संरचनाओं पर अधिकार कराएंगे, यानी व्याकरण उसको पढ़ाएंगे। भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार कराएंगे। भाषा अनुकरण यानी बच्चे को बोलेंगे कि आप इमिटेट करो, हम जो बोल रहे हैं आप पीछे पीछे बोलो। इससे बच्चे खुद कैसे सीखेगा? वो तो रिपीट कर रहा है, रिपीट करने से तो बच्चा नहीं सीखता है। भाषिक नियम यानी कि व्याकरण के नियमों पर उसको बोलेंगे कि आप व्याकरण के नियम पढ़ लो, आप लोगों को सब चीजें समझ आ जाएगी, नहीं। बच्चे को लैंग्वेज कैसे आती है? बच्चे को लैंग्वेज आती है लैंग्वेज का यूज करने पर। तो भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार, यहाँ पर हमारा 119 का हो जाएगा, बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, 120 नंबर। व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता है। भाई आगमन विधि का क्या मतलब होता है? आगमन विधि का मतलब होता है उदाहरण से नियम की और। यहाँ पर आ है, यहाँ पर ऊ है, ठीक है, तो ऐसे याद भी रह जाएगा। पहले नियम बताना, पहले नियम का विश्लेषण करना, पहले मनोरंजक गतियां बताना या पहले उदाहरण बताना। भाई व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि में पहले उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा 120 का हो जाएगा, डी विल बी राइट आंसर। तो इस तरीके से हम लोगों ने टोटल जो है वो 15 क्वेश्चंस डिस्कस किए आज की वीडियो में। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें और इसकी पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।